हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो गाइज आज जो हम लोग करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और जो है एक और ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। 2004 ईस्वी में केमिस्ट्री का जो भी सवाल इंपॉर्टेंट बनता है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज वीडियो को अंत तक वॉच करना। सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किया है मैंने और सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो है हम लोग 3 वीडियो में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी है जो डिस्कस किए थे, जो कि आपका 2001, 2002 और 2003 ईस्वी में जो पूछा गया था सवाल उसको हमने कर रखा है। अभी तक अगर मेरे इस 3 वीडियो का आप लोग वॉच नहीं, आपको जल्दी से जाकर आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है, जल्दी से आप लोग क्लिक करके उसको जो है वॉच कर लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है हमने वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी इस सीरीज का न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। सबसे पहला नंबर सवाल देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, काफी चुनिंदा सवाल। पराबैंगनी प्रकाश अल्ट्रावायलेट लाइट का तरंगदैर्घ्य किन दो मानकों के बीच होता है? पराबैंगनी प्रकाश अल्ट्रावायलेट लाइट जो होता है आपका तरंगदैर्घ्य के किन दो मानकों के बीच होता है? राइट आंसर की बात करें गाइस तो ये जो होता है आपका 3900 गुने 10 पे पावर माइनस 10 मीटर से लेकर 150 गुने 10 पे पावर माइनस 10 मीटर तक होता है। गाइस याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना आप लोग को। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। गाइस याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप कौन होता है? फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप कौन होता है? राइट आंसर की बात करें गाइस तो वो होता है आपका लाल फास्फोरस, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। किसी बिलियन में अल्कोहल का 1 मोल तथा जल के 4 मोल है तो जल का मोल प्रमाण यानी मोल फ्रैक्शन क्या होगा? गाइस इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा 4/3। अब आप लोग बोलेंगे ये कैसे, आप डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं? तो देखिए ये सोल्यूशन देख लीजिए, कुछ इस तरह से जो है हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो है आंसर 4/5 बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए ना? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर की बात करेगा तो वो थे आपका डाल्टन साहब। तो बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। प्रोटॉन सदृश होता है, प्रोटॉन जो है वो कहाँ सदृश होता है ये आप लोग को बताना है। हाइड्रोजन के अणु के, हीलियम के नाभिक में, ये सब जो है ऑप्शन आप लोग को देख रखा है। राइट आंसर जो होगा इसमें से आपका हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के में जो होता है वो प्रोटॉन सदृश होता है। तो आपका राइट आंसर हाइड्रोजन परमाणु होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है साहब। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल यूरेनियम परमाणु में से 2 अल्फा कण 2 बीटा कण निकल जाते हैं तो नवनिर्मित परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। आपका जो यूरेनियम आप जो देख रहे हैं आप, इसमें से अगर 2 अल्फा कण और 2 बीटा कण निकाल दें तो वो उसका जो पूछ रहा है आपका द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या क्या होगा? तो आपका द्रव्यमान संख्या जो हो जाएगा वो होगा आपका 230 और आपका जो है परमाणु संख्या जो हो जाएगा 89। अब बोलेंगे ये कैसे आप कर सकते हैं? तो कुछ इस तरह से, बिल्कुल समझ गए कैसे। बिल्कुल वीडियो को रोक के आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, ओके ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के किरण की वेदन क्षमता जो है वो अधिक होती है? किस प्रकार के किरण को जो है वेदन क्षमता यानी पार करने की क्षमता जो किसी वस्तु की वो सबसे अधिक किसकी होती है ये आपको बताना है। राइट आंसर की बात करें गाइस तो वो हो जाएगा आपका गामा किरण का। तो आप लोग याद रखेंगे गामा किरण का जो होता है जो ना वेदन क्षमता वो सबसे अधिक होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित अणु में से किसमें त्रिबंधन मौजूद है? निम्नलिखित ये जो अणु दिया हुआ है आप लोगों को, इसमें से किसमें जो है त्रिबंधन यानी 3 बॉन्ड मिलता है ये आप लोग को बताना है। राइट आंसर की बात करें गाइस तो N2 में मिलता है। N2 आप लोग याद रखेंगे, 3 बॉन्ड वाला जो है वो आपका N2 है, आप लोग याद रखेंगे गाइस। बिल्कुल इजी सवाल था, आप लोग याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। परमाणु संख्या 29 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित करें। जिसका जो है परमाणु संख्या 29 है वो आवर्त सारणी में कहाँ स्थित रहेगा ये बताना है। कुछ इस तरह से जो है हम लोग कह सकते हैं
उसका जो स्थान हो जाएगा फर्स्ट बी में होगा। कहाँ होगा? फर्स्ट बी में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग। 15 ग्राम चूना पत्थर को अपघटित करने के लिए कितनी सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होगी? सबसे पहले इसका आप लोग सॉल्यूशन देख लें, क्या होगा इसका सॉल्यूशन। कुछ इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। 14.7 ग्राम होगा। कितना होगा? 14.7 ग्राम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइएगा आप लोग। मानक ताप एवं दाब पर कितने मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाए कि 100 लीटर क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाए? बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो कुछ इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, कुछ इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 388.40 लीटर होगा। कितना होगा? 388.40 लीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा उत्क्रमणीय यानी उभयगामी अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी जो अभिक्रिया है वो उभयगामी अभिक्रिया है, ये आप लोग को बताना है। राइट आंसर की बात करें गाइस तो वो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका N2+O2 जो होगा 2NO जो है ये आपका उभयगामी अभिक्रिया है। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। लोहे के एक 5.6 ग्राम के टुकड़े में उसके परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। लोहे के एक 5.6 ग्राम के टुकड़े में से उसके परमाणु संख्या कितना होगा ये आपको बताना है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह से जो हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं क्या होगा। अभिक्रिया आपका जो अभिक्रिया ये आप लोग देख रहे हैं, अभिक्रिया जो आप लोग ये देख रहे हैं के अनुसार 0.35 मोल Cl2 बनाने के लिए कितने मोल HCl की आवश्यकता होगी? ये आपका नोमरिकल है। नोमरिकल का सॉल्यूशन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं और इस तरह से जो है हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 0.70 कितना होगा? 0.70 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट ये भी न्यूमेरिकल है, देखिएगा आप लोग। एक यौगिक की प्रतिशत रचना निर्धारित करने पर उसमें 78.2% बोरोन एवं 21.8% हाइड्रोजन पाया गया। इस यौगिक का अनुभार 27.6 निर्धारित किया गया है। यौगिक का अणुसूत्र बताएं। यौगिक का अणुसूत्र आप लोग को बताना है। राइट आंसर की बात करें तो कुछ इस तरह से जो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर B2 और S6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? B2 S6। सॉल्यूशन शो हो रहा है ना? बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग। सिसिली विधि को किस धातु के निष्कासन में प्रयुक्त किया जाता है? सिसिली विधि को किस धातु के निष्कासन में प्रयुक्त किया जाता है? गाइज ये जो है आपका सिसिली मेथड जो है वो आपका गंधक के निष्कासन में किया जाता है। किसका? गंधक के निष्कासन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल भी जो है आपका न्यूमेरिकल बेसिस है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है आप देख रहे हैं HgO गर्म करने पर मरकरी Hg बनाता है। तो ये जो आपका समीकरण जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आपका समीकरण, इसमें आपका 54 ग्राम HgO का अपघटन करने के लिए ऊष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी और कितनी ग्राम Hg की प्राप्त होगा? ये आपका जो है न्यूमेरिकल बेसिस है। न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देख लें और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। किसी विद्युत अपघट्य से होकर विद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है? किसी विद्युत अपघट्य से होकर विद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है, यह आप लोग को बताना है। राइट आंसर की बात करें तो वो आपका आयनों के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा आप लोग। विद्युत अपघट्य
में ऑक्सीकरण होता है, आपका वो एनोड पर होता है। कहाँ होता है? एनोड पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल का आप लोग देखिएगा, बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर बताइएगा आप लोग। इनमें से कौन सा प्राथमिक ईंधन नहीं है? इनमें से कौन सा प्राथमिक ईंधन नहीं है, ये आप लोग को बताना है। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका बिल्कुल जो है वो आपका कोल गैस जो है वो आपका प्राथमिक ईंधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपका वायु अंगार गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु अंगार गैस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो रहा है। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नाभिकीय विखंडन है? ये जो सवाल अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये सवाल लगातार 3 ईयर रिपीटेड है, 3 ईयर से लगातार रिपीट कर रहा है। इस सवाल को आप लोग एकदम याद कर लें, स्टार, डबल स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार जो लगाना लगाइए, इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, देखिए हम ट्रिक बताए थे आपका फर्स्ट या सेकंड वीडियो में इसका ट्रिक बताए थे किस तरह खोजना है, ठीक है ना। ओके, अगर आप लोग फर्स्ट या सेकंड वीडियो देखे होंगे पूरा तो कंप्लीटली आप लोग जो है इसका आंसर दे पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये भी आपका जो है सेकंड वीडियो में हम लोग देखे थे, यानी सेकंड वीडियो की बात करें तो 2003 में, थर्ड वीडियो में 2003 में ये पूछा गया सवाल है। 2003 में जो है ये पूछा गया सवाल है। आप लोग 2003 का वीडियो देखे होंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका सी था। आप लोग बिल्कुल पता लगा पा रहे होंगे। ओके, चलिए ठीक है। मीथेन अणु में कार्बन परमाणु के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणु की व्यवस्था होती है। मीथेन अणु में कार्बन परमाणु के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणुओं की व्यवस्था होती है। कैसी होती है व्यवस्था? तो आप लोग को बताना है। राइट आंसर की बात करें तो चतुर्फलीय होती है। तो ये जो आपका होगा चतुर्फलीय बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए ठीक है। सबसे भारी कण है, सबसे भारी कण कौन है? मेसोन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। सबसे भारी कौन कण जो है वो कौन है? तो अगर भारी कण की बात करें तो वो आपका न्यूट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग याद रखेंगे इसको। देखिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट को, अष्टफलकीय गंधक को एकांताक्ष गंधक में परिणत करने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? आपका अष्टफलकीय गंधक को एकांताक्ष गंधक में परिणत करने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो गाइज वो जो होती है आपका 96 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है? 96 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी 96 डिग्री। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बताइएगा आप लोग, ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका IUPAC नाम बताना है। क्या बताना है? इसका IUPAC नाम बताना है। अगर इसका IUPAC नामकरण करें तो ये हो जाएगा आपका 3 मेथिल और 2 पेंटानॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 मेथिल और 2 पेंटानॉन हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। सवाल नंबर 59 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समावयवियों के व्यक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ये है इसका आंसर जो है। अगर इसका आप लोग PDF पाना चाहते हैं तो बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए। हर लेक्चर का जो है PDF यहाँ पे अपलोड किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो ओके, ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपका मित्रों तक भी इसका संदेश जा पाए और वो भी इनका लाभ ले पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ चुनिंदा सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।